हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे लिंकेज के ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। तो इसे जानने से पहले हम देखते हैं कि जो पिछले कक्षा में हमने जो पढ़ा था इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र अपयूहन के नियम, है ना, जो मेंडल ने दिए थे डायहाइब्रिड टास्क में, आप लोगों को बता चुका हूँ। वो क्या था, वो क्लासिकल जेनेटिक था ना, पिलर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक था, जो आपको बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि नॉन मेंडेलियन नियम, जो कि मेंडल्स के नियम को क्या नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे, है ना। तो उसको बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शन। उसी के अंतर्गत इंटर एलिलिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन को देखे थे। तो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन किसे कहते हैं, एक ही जीन के अंदर, है ना, जो इंटरेक्शन होता है उसे इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। और इंटरजेनिक इंटरेक्शन, कोई भी दो जीन आपस में इंटरेक्ट करके मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जो कि आपको बता चुका था अपूर्ण प्रभाविता में, है ना, सहप्रभाविता में इसको हम बता चुके थे। लेकिन क्या होता था कि मेंडल में हम लोग पढ़े थे कैसे, मेंडल में पढ़े थे, है ना, इसको, है ना, ये पढ़े थे कैपिटल ए कैपिटल बी, और है ना, ये डोमिनेंट था, प्रभावी था, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो इनके बीच जो, है ना, गैमेट बन के निकलेगा, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पास जो बनेगा, है ना, दोनों जाके एक जो संतान F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगा, कैपिटल ए यहाँ से आएगा और स्मॉल ए यहाँ से, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो गोल और पीला भी दिखाई दिए थे, लेकिन उसका क्रोमोसोम कैसा था, है ना। और इसी के साथ, है ना, एक बार और सेल्फ क्रॉस किए थे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट था, है ना, गुणसूत्र के जो अरेंजमेंट था ऐसा था, ठीक है। ये कैपिटल ए, ठीक है, और ये यहाँ पास कैपिटल वी ऐसा था, ठीक है। उसी प्रकार कैपिटल ए, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, उसी प्रकार ये कैपिटल बी और ये क्या थे, स्मॉल बी, ऐसा था कि इसमें मेंडल के नियम में, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बन के आता था, जब गैमेट का निर्माण होता था तो 4 गैमेट बनता था, है ना। यहाँ से देखो कैपिटल ए यहाँ से आया और कैपिटल बी यहाँ से एक हुआ, दूसरा कैपिटल ए यहाँ से, है ना, और स्मॉल बी यहाँ से 2 हो गए। उसी प्रकार स्मॉल ए यहाँ से और कैपिटल बी यहाँ से, ठीक है, फिर स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ऐसे करके, है ना, कितने गैमेट का निर्माण हुए, 4 गैमेट का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये किसका था, इंडिपेंडेंस मतलब मेंडल के नियम का था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस इनहेरिटेंस मेंडल के नियम का था डायहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सहलग्नता। तो सहलग्नता में देखो, ये जीन के अरेंजमेंट अलग अलग था ना, तो सेपरेट हो जाता था और स्वतंत्र रूप से अपने गुण को प्रदर्शित करते थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सहलग्नता। तो सहलग्नता किसे कहते हैं, उसको परिभाषा हम लोग जान देते हैं, ठीक है। देखो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखा था एक मक्खी में, ठीक है। संलग्नता जो है, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ जाना चाहते हैं अथवा साथ रहना चाहते हैं, उसे कहते हैं संलग्नता। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है, एक ही गुणसूत्र में, मतलब अब, है ना, जो संलग्नता है मतलब साथ साथ जाना चाहते थे, उनके जो क्रोमोसोम हैं, उनके जो गुणसूत्र हैं, उसमें था कैपिटल ए, ठीक है, और कैपिटल बी था, यही था। इसी कारण इसमें जो है ना, अब ये अगली पीढ़ी में जाना चाहे तो सीधा F1 पीढ़ी में सीधा चले जाएगा वो, ठीक है। इसमें क्या होता था, यहाँ से कैपिटल ए और यहाँ से कैपिटल बी, तो स्वतंत्र रूप से अपने जनरेशन को दिखलाते थे अगली पीढ़ी में, है ना। लेकिन यहाँ पास कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है, मतलब डोमिनेंट फॉर्म सीधा चल के अगली पीढ़ी में शो हो रहा है, मतलब साथ साथ जा रहे हैं, यहाँ पास तो सेपरेट नहीं हो रहा है, हाँ। तो इसे कहते हैं सहलग्नता, ठीक है।
इसी प्रकार छोटे छोटे चीज़ हैं इसमें, जैसे कि आधुनिक संलग्नता सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जीन्स के बीच संलग्नता होने की दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। जीन्स का एक ही गुणसूत्र पर पाया जाना, तो है ना, यहाँ पास क्या है, जीन्स का एक ही गुणसूत्र पर पाया जाना, ये क्या है, जीन है, ये क्या है, जीन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। लेकिन मेंडल में क्या हो रहा था, अलग अलग क्रोमोसोम पर था, कैपिटल ए यहाँ पास कैपिटल बी यहाँ पास था। ठीक है, यही इसी को बताना चाह रहा था, जो है ना जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, हाँ, बैटसन एंड पुनेट जो है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो है, गुणसूत्र पर जीन्स का पास होना, मतलब जीन्स के बीच की दूरी गुणसूत्र जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे उनके क्रॉसिंग ओवर की संभावना भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बताए गए हैं जीन्स के बीच की दूरी, मतलब ये जीन है बी, ए और सी, तो इसकी जो दूरी जितनी अधिक होगी ना, क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्रॉसिंग ओवर जो है नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो वहाँ से स्पष्ट समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो जीन्स के बीच की दूरी जितना अधिक होगी उतनी ही क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना अधिक है। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ना गुणसूत्र हैं, ठीक है, वो इधर और गुणसूत्र हैं, इधर और रहेगा, मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसके जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस मतलब समजात गुणसूत्र हैं, तो इनके और इनके बीच होगा, मतलब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, ये एक दूसरे के बहन हैं, ये एक दूसरे के बहन है। ठीक है, लेकिन ये जो है नॉन सिस्टर, ये एक दूसरे के बहन नहीं है, उसी बीच पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इनकी जो दूरी है वो जितनी अधिक होगी उतनी ही अच्छे से क्रॉसिंग ओवर होगी, और कम दूरी होगी तो नहीं होगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो उसी बीच जो है लिंकेज जो है, इसमें है ना इमेज के माध्यम से स्पष्ट बताया जा सकते हैं कि सहलग्नता लिंकेज ग्रुप क्या है। देखो, टू जीन अ सिंगल पेयर ऑफ होमोलॉगस, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये देखो लिंकेज संलग्नता एक ही क्रोमोसोम पर है ना जीन जो है, तो जब ये अलग होने के टाइम, गैमीट बनने के टाइम क्या हो जाते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी ये अलग हो जाते हैं, और कैपिटल बी ये अलग हो जाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब ये हो के अब है ना कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। ठीक है, उसी प्रकार संलग्नता की जो सिद्धांत है, सटर्न ने ड्रोसोफिला पर संलग्नता संबंधी अनेक कार्य किए थे, जिसमें जो टीएच मॉर्गन था, इसी पर जो सेंटी मॉर्गन के नाम से जाना जाते हैं ना, जो क्रॉसिंग ओवर की जो बीच की दूरी है वो मैप जो मापते हैं उसको टीएच मॉर्गन, इसी साइंटिस्ट के नाम पर उसको मापा जाते हैं, जिसको टीए मैप भी कहते हैं, टीएच मॉर्गन के नाम से जाना जाता है ना, मैप डिस्टेंस। मॉर्गन ने संलग्नता के सिद्धांत प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांत के मुख्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, आपस में संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन्स एक ही गुणसूत्र पर रहते हैं, जिसको बताया था ना, एक ही गुणसूत्र पर रहते हैं। मेंडल के नियम को ये पालन नहीं करते हैं, जो कि इंटरजेनिक के बाद एक नए लक्षण देखने को मिला है, लिंकेज ग्रुप या संलग्नता या लिंकेज। ठीक है, तो यही एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं संलग्न जीन बोलते हैं। उसी प्रकार एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स एक रैखिक क्रम में क्या होते हैं, विन्यस्त होते हैं, एक ही रैखिक क्रम में होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी है ना, डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे, प्रभाविता के फॉर्म में रहेंगे। तीसरा, संलग्न जीन अगली पीढ़ी में साथ जाना चाहते हैं, जिसके कारण पैतृक गुणों का संयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहते हैं, है ना। इसके बाद जो आपके है ना कंप्लीट पूर्ण संलग्नता, रिपल्सन और कपल बताएंगे, तो उसमें स्पष्ट समझ आ जाएंगे। चौथा, संलग्न जीन्स के बीच पाए जाने वाला संलग्नता बल उनकी बीच की दूरी के क्या होते हैं, वैध क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी संलग्नता बल कम होती है और दूरी कम होने पर बल अधिक लगते हैं। जैसे कि इसको दर्शाए गए हैं, एफ है ना अनुक्रमोन्नति A/D है ना, तो एफ क्या है, संलग्नता बल है, और डी क्या है, दो जीन्स की बीच की दूरी, यही है दो जीन्स की बीच की दूरी जो है ना, इसी को बताए गए हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये है ना, यहाँ पास जितनी अधिक रहेगा है ना दूरी जो है दो क्रोमोसोम के है ना, जीन के बीच की दूरी जितना अधिक होगी उतना अच्छे से क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा, और जितना कम होगी तो बल भी कम लगेगा, है ना, तो इसी को बताए गए हैं।
तो है ना, युग्मन और विकर्षण सिद्धांत जो कि टी.एच. मॉर्गन ने है ना 1905 ईस्वी में, डब्ल्यू. बेटसन एंड पुनेट ने मीठी मटर पे बताए गए हैं कि दो जीन्स के बीच संलग्नता की प्रवृत्ति को देखा गया, परंतु इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। इसके बदले उन्होंने दो जीन्स के बीच की दो प्रक्रियाओं को बताया, जिसको बोलते हैं कपलिंग और रिपल्सन। आगे इस वीडियो है ना, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाया हूँ, बिल्कुल इसको देखना और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलते हैं कि जो नॉन मेंडेलियन है उसको याद रखना, कभी भी अदर एग्जाम में पूछा गए हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गए हैं। जैसे कि मेंडल है ना, तो मेंडल जो है क्या है, क्लासिकल जेनेटिक हैं, याद रखना है क्लासिकल जेनेटिक। और जो लिंकेज बताए गए हैं वो क्या है, फिजिकल जेनेटिक। मतलब ये जो क्लासिकल जेनेटिक है वो बायोकेमिकल बेस्ड पे थे, है ना, बायोकेमिकल बेस्ड पे था, और इंटरजेनिक बेस्ड था। ठीक है, क्या किसका, मेंडल का। मेंडल, एक बार और पुनः सुन लीजिए कि मेंडल का जो नियम था वो क्लासिकल जेनेटिक था, है ना, बायोकेमिकल बेस्ड था, इंटरजेनिक था, है ना। लेकिन जो संलग्नता है, क्या संलग्नता जो है फिजिकल इंटरेक्शन है। तो है ना, रिपल्सन और विकर्षण में हम देखते हैं कि क्या कि 7:1:1:1:7 प्राप्त होते हैं। इसी को नेक्स्ट वीडियो में बताए गए हूँ, बिल्कुल देखना। ठीक है, थैंक यू।